नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 26 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा 29 मई को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी इस परीक्षा में भाग लेकर इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप उसका उपयोग कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा में 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है और वे प्रदेश हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, किसी सदन का एक स्वतंत्र सदस्य किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार के रूप में नामित हुए बिना निर्वाचित सदन का सदस्य बनने के अयोग्य हो जाता है यदि वह अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है और उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक स्वतंत्र सदस्य के बारे में, यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर को लेकर के, जिसे हम कहते हैं निर्दलीय सदस्य। अगर हम दल बदल विरोधी कानून की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई निर्दलीय सदस्य यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसके आधार पर उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरा कथन है उसमें हम स्वतंत्र सदस्य यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर की बात कर रहे हैं, ना कि मनोनीत सदस्य की। यहाँ पर जो कथन लिखा हुआ है वह मनोनीत सदस्य जुड़ा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, अमेरिकी सीनेट में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि अमेरिकी सीनेट में कुल मिलाकर के 100 मेंबर हैं, यानी कि वहाँ के 50 स्टेट से हर स्टेट से 2-2 मेंबर यहाँ पर चुन करके आते हैं और इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं है और इसीलिए यहाँ पर तीसरा कथन सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सिर्फ तीसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, सिब्बल क्विट्स कांग्रेस टू फाइट राज्यसभा पोल विथ एसपी सपोर्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यह वर्ष 2030 तक कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता वाली विशिष्ट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करता है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के बारे में। और आपको ध्यान में रखना है कि संशोधन का जो मूल उद्देश्य ये था कि वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता वाले एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंध किया जाए, यानी कि यहाँ पर जो ईयर है वह 2022 है, ना कि 2030। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक यानी कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं पर प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो प्रतिबंध एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाया गया है वह प्रतिबंध जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक यानी कि जो खुद से कंपोज हो जाते हैं
उनसे निर्मित वस्तुओं पर लागू नहीं किया गया है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है, पहला कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट टू होल्ड एग्जीबिशन टू फाइंड अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक। तो यहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले हम किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लेकर के सरकार के द्वारा एक एग्जीबिशन लगाया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्मिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वर्मिन शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है और यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं वर्मिन के बारे में। आपको ध्यान में रखना है कि वैसे जानवर जो मनुष्यों के लिए खतरा पैदा करते हैं या फिर मनुष्यों से जुड़े हुए जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए खतरा पैदा करते हैं, उन जानवर को हम वर्मिन घोषित कर सकते हैं। तो यहां पर उसी से जुड़ा हुआ कथन पूछा जा रहा है और यहां पर जो पहला कथन है वह यह कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वर्मिन शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है वह वर्मिन शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, केंद्र सरकार की अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी जानवर को वर्मिन घोषित किया जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि भले ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वर्मिन शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन इस अधिनियम की धारा 62 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी प्रजाति के जंगली जानवर को किसी भी क्षेत्र में और एक निश्चित अवधि के लिए वर्मिन घोषित करने का अधिकार रखती है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी जानवर को एक खास समय के लिए वर्मिन घोषित किया जा सकता है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, वर्मिन घोषित हो जाने के बाद प्रजाति को अनुसूची 5 में शामिल माना जाता है और उनका शिकार किया जा सकता है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। एक बार केंद्र सरकार के द्वारा अगर किसी जंगली जानवर को वर्मिन घोषित कर दिया जाता है जिससे कि इंसानों की जान को खतरा है या फिर उनकी प्रॉपर्टी को खतरा है, तो यहां पर इन जानवरों को इस अधिनियम की अनुसूची 5 में डाल दिया जाता है और उसके बाद इन जानवरों का शिकार अवैध नहीं माना जाता। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है केरला इंपावर्स लोकल बॉडीज टू कल वाइल्ड बोअर्स। तो यहां पर केरला सरकार के द्वारा जो लोकल बॉडीज हैं उन्हें यह पावर दिया गया है कि वे जो वाइल्ड बोअर्स होते हैं यानी कि जंगली सुअर, उन्हें वर्मिन घोषित कर सकते हैं, क्योंकि इन जंगली सुअरों से वहां पर जो खड़ी फसलें हैं उनको नुकसान होने का डर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला है वैश्विक वेतन रिपोर्ट, दूसरा है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट और तीसरा है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। आपको ध्यान में रखना है कि आईएलओ के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, जिसमें शामिल है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट और तीसरा है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और चौथा है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। और यहां पर जिन रिपोर्टों की चर्चा की गई है ये सारे के सारे रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है।
जिसका शीर्षक है फ्रेम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट LGBTIQ प्लस वर्कर्स से ILO। तो यहाँ पर ILO के द्वारा ये कहा गया है कि जो LGBT कम्युनिटी है उसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार को पॉलिसीज बनानी चाहिए, और ये न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अमेरिका में गन कानून के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका के टेक्सास में एक मिलिट्री स्कूल में एक 18 वर्षीय लड़के के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया है, जिसमें 19 स्कूली बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम अमेरिका के लोगों को हथियार रखने का जो अधिकार है उसकी बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1791 में अमेरिका के संविधान में जो दूसरा संशोधन हुआ था, उसके तहत अमेरिका के नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया था, और तब से आज तक यह अधिकार उनसे छीना नहीं गया है। प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी बंदूक मालिक हैं अमेरिका में, उनका यह कहना है कि बंदूक रखना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए 74% से ज्यादा बंदूक मालिक ये चाहते हैं कि उनसे ये अधिकार छीना ना जाए। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वहां के नागरिकों के द्वारा भी इस अधिकार का विरोध नहीं किया जाता, वे इसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक भाग मानते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम इस बात पे चर्चा करें कि दुनिया में किस देश के पास कितनी सिविलियन गन है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका में यह जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। दुनिया में करीब 86 करोड़ सिविलियन गन में से अकेले अमेरिका में 40 करोड़ गन हैं। तो यहां पर इस रिपोर्ट को आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम 1970 के बाद अमेरिका के स्कूलों में जो घटनाएं हुई हैं गोलाबारी की, उसकी चर्चा करें, तो यहां पर अनेकों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें बहुत सारे स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से वहां के लोगों के पास बंदूकें हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में भी जो वहां के स्कूलों में गोलाबारी होती है, उसकी घटनाओं में कोई भी कमी नहीं आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि गन कानूनों को बदलने को लेकर के वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वे भी एकमत नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के 91% मेंबर सख्त गन लॉ बनाने के पक्ष में थे, वहीं रिपब्लिकन पार्टी के सिर्फ 24% लोग ही इसके पक्ष में थे। तो यहां पर एक पॉलिटिकल डिवाइड भी देखने को मिलता है सख्त गन लॉ बनाने के ऊपर। यहां पर जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि क्यों अमेरिका में यह जो गन लॉ है वो खत्म नहीं किए जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है गन लॉबी का। आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका में जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है यानी कि NRI, वह अमेरिका में सबसे ताकतवर गन लॉबी है, जो वहां के संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए जमकर पैसा खर्च करती है। और यह जो ताकतवर गन लॉबी है वो ये चाहती है कि जो दूसरा संशोधन है अमेरिका के संविधान में, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाए, जिससे कि जो एक बड़ा मार्केट है गन का वह उन्हें मिलता रहे। तो इन सब कारणों की वजह से अमेरिका में जो गन कानून है उनमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।